हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ एसएससी। रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में किसी भी एसएससी का उसका सिटीजनशिप या डोमेसाइल को नहीं बताता है। रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी एसएससी का इसलिए ज़रूरी है डिटरमिन करना कि उसका टोटल इनकम हम लोग कंप्यूट कर सकें। अगर कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट में एज पर द इनकम टैक्स अगर वो रेसिडेंट इंडिया में है तो उसका जो इनकम है पूरे ग्लोबल इनकम होल ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। अगर कोई भी एसएससी क्या है, अगर नॉन रेसिडेंट मीन्स है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो उसका जो भी इनकम अर्न कर रहा है इंडिया में वो टैक्सेबल इंडिया में होगा। अगर अगर उसका इंडिया के बाहर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। तो यहाँ पर वही बात बोला है, इफ एनी पर्सन बिकम्स अ रेसिडेंट देन हिज होल ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। होल ग्लोबल इनकम मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में उसने जितना इनकम अर्न करा है जिस साल में वो टैक्सेबल कब, अगर वो रेसिडेंट है इंडिया में तो पूरे पूरे मतलब वर्ल्ड में उसने जहाँ भी इनकम अर्न करा है वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। अगर पर्सन क्या है, नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में क्या होगा, ओनली इंडियन इनकम is taxable for that person. Only Indian income is taxable in for that person। मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए ओनली इंडिया में जो इनकम अर्न कर रहा है वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, और जो रेसिडेंट है उसके लिए क्या होगा, उसका ग्लोबली जो इनकम उसने अर्न करा है इंडिया या इंडिया से बाहर वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, इंडिया में। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी एसएससी का डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हमारा जो बेसिक सेक्शन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, उसमें क्या बताया, दो बेसिक कंडीशन है। दो बेसिक कंडीशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस प्रत्येक एसएससी का, एवरी पर्सन का क्या है, हर एक प्रीवियस ईयर में डिटरमिन होगा, किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी व्यक्ति का प्रत्येक साल डिटरमिन करना होता है फॉर द कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ दैट एसएससी। अब बात करते हैं जो बेसिक सेक्शन है, बेसिक जो कंडीशन है दो, जो उसका सेक्शन कितना है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। कोई भी व्यक्ति क्या है, अगर इंडिया में 182 डेज या अधिक एक प्रीवियस ईयर में रहा है, करंट प्रीवियस ईयर में रहा है, या वो करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे अधिक, और 4 साल में 365 दिन, जो लास्ट के 4 साल हैं उसमें 365 दिन इंडिया में रहा हो। दो बेसिक कंडीशन क्या है, दैट पर्सन स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर। और दूसरा कंडीशन क्या है, या स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। मतलब कोई भी व्यक्ति कम से कम इंडिया में जिस साल हम कंप्यूट कर रहे हैं करंट प्रीवियस ईयर का, कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो। या दूसरा कंडीशन क्या है कि जिस साल करंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और पिछले के 4 साल में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा हो। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद जो है ये बेसिक कंडीशन हो गया रेसिडेंट के। तो कोई दोनों में से 182 दिन करंट ईयर में, या 60 दिन करंट प्रीवियस ईयर में, और 365 दिन लास्ट के 4 साल में वो रहा हो, तो दोनों में से कोई अगर कंडीशन अगर कोई एसएससी फुलफिल कर लेता है तो वह रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे, इफ इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अगर दोनों कंडीशन में से 182 दिन वाला या 60 दिन, और 60 दिन में एक दूसरा कंडीशन और लगे कि कम से कम लास्ट के 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहा हो, दोनों में से अगर कोई भी अगर एसएससी क्या करता है, दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है,
अगर रेसिडेंट इन इंडिया डिटरमिन करने के बाद हमें दो कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं, दो एडिशनल कंडीशन। वो सेक्शन कहाँ मेंशन है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में मेंशन है, 6 में मेंशन है। उसके लिए हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको डिटरमिन करेंगे। इसके लिए दो कंडीशन यहाँ पर है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना मैंडेटरी है। यहाँ पर जो एडिशनल कंडीशन है इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना मैंडेटरी है। और यहाँ पर क्या था? बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन थे, 182 डेज का और 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। दोनों में से कोई फुलफिल करता हो तो रेसिडेंट है, अगर दोनों में से कोई फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम क्या मानेंगे? उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। रेसिडेंट को डिटरमिन करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए हम क्या एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशन क्या है कि रेसिडेंट फॉर द 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। अब उसमें क्या है कि जो एसएससी अगर रेसिडेंट है तो उसके लिए क्या है? अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसके लिए कंडीशन हम कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 6 में जाना पड़ेगा, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में। उसमें क्या है कि रेसिडेंट जो है कम से कम 2 साल दो प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट रहा हो। वो कब? लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर में। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडिया में कम से कम 730 दिन रहा हो, कब? लास्ट 7 ईयर्स में। पहला कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन कि 2 साल रेसिडेंट रहा हो, तो कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक, कम से कम 2 साल कब का रहा हो? इंडिया में रेसिडेंट रहा हो, कब के? लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर में। दूसरा कंडीशन क्या है कि कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो, कब के? कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो, कब? लास्ट के 7 साल में। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहाएगा, अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कहाएगा। अदरवाइज रेसिडेंट कहाएगा। अगर दोनों में से कोई कंडीशन मतलब एक अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना मैंडेटरी है। अगर कोई सेकंड एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो क्या आएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम हर एक जगह बात करिए स्टे इन इंडिया। तो स्टे इन इंडिया में हम क्या करेंगे? इंडिया में कब रहा माना जाएगा? अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिया आता है तो जिस दिन वो अराइव करेगा, यहाँ पर डेज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति क्या है अगर इंडिया में इंटर करता है, जिस दिन वो इंडिया में इंटर करेगा उस दिन को हम इंक्लूड करेंगे। जिस दिन इंडिया में जिस व्यक्ति का हम क्या रेसिडेंट चेक कर रहे हैं, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए क्या करते हैं कि जिस दिन हम क्या करेंगे वो इंडिया में इंटर हो रहा है उस दिन को इंक्लूड करेंगे, और जिस दिन वो इंडिया को छोड़ रहा है वो दिन भी इंक्लूड होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या द डे ऑन विच ही इंटर इन इंडिया एज वेल एज द डे ऑन विच ही लिव्स इंडिया शिल बी टेकन इनटू अकाउंट एज स्टे इन इंडिया। वो जिस दिन इंडिया में इंटर किया वो और जिस दिन वो इंडिया को छोड़ रहा है वो दोनों दिन को हम कंसिडर क्या करेंगे? एज ए स्टे इन इंडिया कंसिडर करेंगे। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। अगर यहाँ पर हमने क्या करा कि दो बेसिक कंडीशन थे, उसके बाद दो बेसिक कंडीशन थे, उसके बाद 2 एडिशनल कंडीशन थे। 3 सिचुएशन ऐसा है जिसमें हम क्या करेंगे? ओनली 1 बेसिक कंडीशन को ही हम जो कंडीशन नंबर 1 को ही चेक करेंगे। 3 सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर ओनली क्या है जो पहला बेसिक कंडीशन है उसको चेक करेंगे और दूसरे बेसिक कंडीशन को हम छोड़ देंगे। वो कौन से 3 केसेस हैं? अगर कोई भी इंडियन सिटीजन वो इंडिया के बाहर जा रहा है, किसके लिए? रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, वो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि कोई भी इंडियन सिटीजन है वो किसी शिप का क्रू मेंबर है, वो इंडिया कहाँ जा इंडिया छोड़ रहा है वो फॉर द पर्पस ऑफ वो शिप है। तीसरा कंडीशन क्या है कि इंडियन सिटीजन और क्या है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो कहाँ इंगेज हैं? आउटसाइड इंडिया इंगेज हैं। किस चीज़ में इंगेज हैं? या तो उनका एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है या प्रोफेशन है, और ड्यूरिंग द ईयर क्या है इंडिया विजिट करते हैं, और उसका टोटल इनकम कितना है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, उस व्यक्ति का
जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको बताते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे, वो क्या है आउटसाइड इंडिया क्या है, वो इंगेज किस में है, या एम्प्लॉयमेंट में है या बिजनेस में या प्रोफेशन में है, और ड्यूरिंग द ईयर क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर इंडिया विजिट करते हैं, और उनका टोटल इनकम में उनका फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड करेंगे, उनका टोटल इनकम क्या है 15 लाख रुपए तक है। तो इस केस में क्या होगा, वो 3 केस में हम पहला कंडीशन ही चेक करेंगे, पहला कंडीशन ही चेक करेंगे। कौन सा पहला करें, पहला बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब बात क्या आती है कि 3 कंडीशन हो गए, पहला अगर रोजगार के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, या किसी शिप का क्रू मेंबर है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, या इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो कहाँ इंडिया से बाहर इंगेज है किसमें, या तो एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में या प्रोफेशन में, वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कहाँ आता है, इंडिया में आता है, और उसका टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम में कौन सा जो उसने इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं वो कहाँ अप टू 15 लाख है, फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाली बेसिक कंडीशन को ही चेक करना रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहाँ बोलेंगे, यूनाइटेड इंडिया की बात करता है यहाँ पर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की बात करता है 1947 ऑन और बिफोर 1947, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड हो जाएगा और बांग्लादेश भी इंक्लूड हो जाएगा, इंडिया तो है ही, अनडिवाइडेड इंडिया या यूनाइटेड इंडिया की बात कर सकते हैं, जो 1947 से पहले जो सिचुएशन था, अगर उसमें वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए मतलब उनके 1947 से पहले उनका जन्म या तो पाकिस्तान में हुआ हो, या तो बांग्लादेश में हुआ हो, या इंडिया में हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया उसको हम बोलेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब वही हो गया कि इस आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हो गया उसका, वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो। ये तो कंडीशन होगी कि 3 सिचुएशन जहाँ पर हम ओनली पहला है क्या है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 को चेक करेंगे, क्या 182 डेज वाले को ही। अगर हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो इंडिया सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कहाँ है आउटसाइड इंडिया इंगेज है किससे, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में और प्रोफेशन में, और उनका टोटल इनकम कितना है 15 लाख तक है, 15 लाख तक है, तो उसका पहला बेसिक कंडीशन ही चेक करना होगा। अगर अब सिचुएशन ये आता है कि जिसका इनकम 15 लाख से अधिक है, इंडिया सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का 15 लाख से अधिक है, तो उसका क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सेकेंड बेसिक कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, सेकेंड बेसिक कंडीशन को भी हम चेक करेंगे। अगर पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो दूसरा कंडीशन को भी हम चेक करेंगे। बट यहाँ पर क्या 60 डेज को रिप्लेस करके वो कितना आ जाएगा, 120 डेज आ जाएगा, 120 डेज आ जाएगा, 60 डेज यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, और वहाँ पर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर उस इंडिया में रहना चाहिए। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, इन केस इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वी हैविंग टोटल इनकम इज मोर देन ₹50 लाख, देन सेकेंड बेसिक कंडीशन अप्लीकेबल, सेकेंड बेसिक कंडीशन भी अप्लीकेबल हो जाएगा, बट उसके लिए क्या है, वो 60 डेज जो 60 डेज का जो है वो क्या हो जाएगा, वो 120 डेज हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है कि जो इंडियन पर्सन, इंडियन सिटीजन और इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या कर रहा है 120 दिन से 181 दिन या 181 दिन इंडिया में रहता है, मतलब 182 दिन से कम, लेस देन 182 डेज और ग्रेटर देन 122 डेज, ये क्या करता है, वो इंडिया में रहता है, दोनों के बीच में रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, हम करेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वहाँ पर एडिशनल कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कब, जब वो 120 दिन और 181 दिन तक इंडिया में रहा हो, 120 दिन से लेके 181 दिन तक अगर इंडिया में रहा हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पर क्या होगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। किसका, जिसका इनकम 15 लाख से अधिक है, 15 लाख से 120 दिन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आता है,
120 दिन वाला जिसका 15 लाख से इनकम अधिक है, अगर वो इंडिया में 120 दिन या 182 दिन से कम रह रहा है तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। और सेकंड से वह एडिशनल कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, तो डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डीम्ड रेसिडेंट किसको बोलेंगे? अगर किसी व्यक्ति मतलब इंडियन सिटीजन का ड्यूरिंग द ईयर टोटल इनकम क्या है, 15 लाख से अधिक है, और ड्यूरिंग द ईयर क्या कर रहा है, इंडिया विजिट कर रहा है, वो कोई भी इंडियन सिटीजन उसका टोटल इनकम 15 लाख से अधिक है, और वो क्या कर रहा है, और उसका वो कोई भी कंट्री में इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में वो रेसिडेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, तो वो क्या माना जाएगा, वो डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा। कब? इंडिया में। इफ यहाँ पर वही बोल रहा है, इफ ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, ही इज ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको दोबारा पढ़ें पूरे को। Notwithstanding anything contained in section 6 subsection 1, in case of Indian citizen having total income other than foreign source of income, total income means जिसमें फॉरेन इनकम को बाहर करेंगे, उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, exceeding ₹15 lakh during the previous year shall be deemed to be resident in India in that previous year if he is not liable to tax in any other country or territory by region of his domicile residence or any other criteria of similar nature, he is always be treated as resident but not ordinary resident। ठीक है। अब आगे आता है सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आता है इस पे, इसी इशू पे, रेसिडेंट के केस में, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ रेसिडेंट के केस के लिए। सर्कुलर नोटिफिकेशन नंबर है 70/2015, डेटेड कितना है 17 अगस्त 2015 का। इसमें रूल 126 इन्होंने सीबीडीटी ने इंसर्ट करा है। इसमें क्या है कि कोई भी क्रू मेंबर जो फॉरेन बाउंडेड शिप के लिए इंडिया से बाहर जाता है, फॉरेन बाउंडेड शिप मीन्स जो शिप इंडिया से बाहर जा रहा हो और वो फिर वापस इंडिया आएगा, उसको फॉरेन बाउंडेड शिप बोलते हैं। वो क्या बोल रहा है, कोई भी इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर क्या है, फॉरेन बाउंडेड शिप से इंडिया छोड़ता है या इंडिया से बाहर जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो उसको डिस्चार्ज, जब वो इंडिया से बाहर जाएगा वो क्या करेगा, उस दिन क्या करेगा, एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट इंटर करेगा, और जिस दिन वो शिप ज्वाइन करेगा वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे डेट इंटर करेगा, और जब वो वापस आएगा तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे साइन करके वो डिस्चार्ज हो जाएगा शिप से। तो इस पीरियड में जिस दिन उसने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे डेट एंट्री करी और जिस दिन उसने इंडिया में आया है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे साइन करा है, वो कंटिन्यूस पीरियड, वो दोनों पीरियड और उसके बीच के पीरियड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। कब? जिस दिन उसने शिप ज्वाइन करा और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे एंट्री डाली है और डेट डाली है, और जिस दिन वापस वो इंडिया आता है और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे वो साइन करके डेट डालता है, तो उस पीरियड को, उस दोनों पीरियड और बीच के पीरियड को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज में कंप्यूट करते टाइम उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कहाँ था? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ बहुत सिंपल है। यहाँ पर रेसिडेंशियल एचयूएफ के केस में कि इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज कहाँ पे है, होली और पार्टली इन इंडिया है, देन क्या हो जाएगा, एचयूएफ रेसिडेंट हो जाएगा। अगर उसका होली जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कितना बिजनेस एचयूएफ के बिजनेस का कहाँ है, होली आउटसाइड इंडिया है, उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अगर बिजनेस का, एचयूएफ के बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एचयूएफ रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। अगर
अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट एचयूएफ के बिजनेस का क्या है, फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, एचयूएफ को नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आता है कि कर्ता, जो एचयूएफ का कर्ता है, अगर वो बहुत एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एडिशनल कंडीशन कहाँ पे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में, तो क्या कहा जाएगा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कहा जाएगा। अगर करता मतलब एडिशनल कंडीशन को, कौन सा एडिशनल कंडीशन, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में अगर फुलफिल नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा यहाँ पर। अब आगे सिचुएशन आता है क्या, फॉर्म, और यहाँ पर रेसिडेंस और ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट बस इंडिविजुअल और एचयूएफ पे है, इंडिविजुअल और एचयूएफ पे है ये ओनली। हम कंपनी और दूसरे अदर देन कंपनी, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा ये हम एडिशनल कंडीशन को हम चेक नहीं करेंगे। वो कहाँ बस एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। अब क्या आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म यूपी बीओआई लोकल अथॉरिटी एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। वहाँ पे बोल रहा है इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्सली इन इंडिया देन रेसिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया देन नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कंपनी के लिए। कंपनी के केस में कैसा इस रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमिन करेंगे। अगर इंडियन कंपनी क्या होगी, ऑलवेज क्या होगा उनका, रेसिडेंट होगी। जो इंडियन कंपनी है वो ऑलवेज क्या होगी, रेसिडेंट कंपनी होगी इंडिया में। उसके बाद अदर कंपनी है, अब उसका क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो हम इसको बोलेंगे। अगर इंडिया में है तब वो रेसिडेंट होगी, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट होगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसको बोलेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलेंगे, प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब जो कमर्शियल मैनेजमेंट डिसीजन वो जो नेसेसरी है बिजनेस के लिए, अगर वो इंडिया में है, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर्म इंडिया में है तो रेसिडेंट होगी। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।